दोस्तों, स्वागत है सीरीज़ के दूसरे ट्यूटोरियल में। आशा है आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को पसंद कर रहे हैं। क्या आपने डीएनए स्ट्रक्चर पे दी गई प्रॉब्लम्स के उत्तर दिए? अगर दिए तो यहाँ पर आप इन दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मैच कर सकते हैं। कहीं कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। अब हमने डीएनए स्ट्रक्चर को समझ लिया है और कुछ प्रॉब्लम्स भी अटेम्प्ट कर ली हैं, तो चलिए फिर आंसर्स को समझते हैं। पहली प्रॉब्लम के लिए आंसर्स बहुत ही सिंपल हैं। दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बेस पेयर की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होती है। क्योंकि हमें आंसर नैनोमीटर में देना है, तो हम इस लंबाई को 128 बेस पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आता है 43.52 नैनोमीटर। प्रॉब्लम 3 के लिए हमें ये दिमाग में रखना होगा कि जितने साइटोसिन बेसेस होते हैं उतने ही ग्वानिन होते हैं, वो मिलकर एक बेस पेयर बनाते हैं, और जितने ही एडेनिन बेसेस होते हैं उतने ही थायमीन बेसेस होते हैं और वो मिलकर बेस पेयर बनाते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इस 300 बेस पेयर लंबे फ्रेगमेंट में साइटोसिन बेसेस कितने हैं। दोनों स्ट्रैंड की अलग कैलकुलेशन करके फिर हम उसको एडअप करेंगे, तो टोटल नंबर साइटोसिन का आता है 183। इसका मतलब 183 साइटोसिन है और 183 ही ग्वानिन बेस है। अब फ्रेगमेंट की लेंथ 300 बेसेस है, तो उसमें से हम 183 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमको एडेनिन व ग्वानिन बेसेस के नंबर पता चल जाएंगे, जो कि 117 आएंगे। इसका मतलब 117 एडेनिन बेस व 117 थायमीन बेस है। अब साइटोसिन व ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं व एडेनिन व थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो हमको 183 जो कि सी व जी बेसिस का नंबर है को 3 से व 117 जो कि ए व टी बेसिस का नंबर है को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उनका टोटल करना पड़ेगा, जो कि 783 आता है। ये था प्रॉब्लम 3 का उत्तर। प्रॉब्लम 4 व 5 जो MCQs हैं, आंसर्स बहुत ही सिंपल हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सैंगर की डीएनए सीक्वेंसिंग पर बेस करके कुछ प्रॉब्लम्स को समझेंगे। पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं। कंफ्यूजिंग है ना? तो चलिए पहले डीएनए सीक्वेंसिंग व सैंगर्स टेक्निक के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत को व टेक्निक को समझते हैं। फ्रेडरिक सेंगर एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे, जिन्हें प्रोटीन व डीएनए की सीक्वेंसिंग टेक्निक देने के लिए 2 बार नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने एक स्पेशल टाइप के डीएनए न्यूक्लियोटाइड लैब में बनाए, जिन्हें हम डाई-डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डाई-डीऑक्सी यानी कि रिबोज शुगर में से अगर हम दोनों OH ग्रुप निकाल दें तो ये डाई-डीऑक्सी हो जाता है। डीएनए खाली डीऑक्सी होता है। तो उनका पर्पस ये था कि अगर 3' OH ग्रुप, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए अति आवश्यक है, अगर निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए तो डीएनए पॉलीमरेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। वह डीएनए की चेन वहीं अंत या टर्मिनेट हो जाएगी, और इसलिए हमको यूनिक साइज के पीसीआर प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए इस मेथड को डाई-डीऑक्सी या चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। यहाँ एक डीएनए टेम्पलेट है जिसकी सीक्वेंस हमें पता करनी है। सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया डीएनए रेप्लिकेशन के सिद्धांत पर बेस है। यह सिद्धांत पीसीआर टेक्निक में भी यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए एक प्राइमर की आवश्यकता होती है, जो कि एक 3' OH ग्रुप प्रदान करता है। प्राइमर डीएनए की एक छोटी सीक्वेंस, जो कि करीब 18 से 30 बेस पेयर लंबी होती है, उसको हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ये प्राइमर टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। प्राइमर्स को लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर हमको डीएनए की सीक्वेंस पता ही नहीं है तो प्राइमर कैसे डिज़ाइन करेंगे? इसका उत्तर ये है कि जिस डीएनए की सीक्वेंस हमें जाननी होती है, पहले तो हम उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाते हैं, फिर हर फ्रेगमेंट को सीक्वेंसिंग वेक्टर में क्लोन करते हैं।
या फिर जो रीसेंट NGS नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक है उनमें हम एडाप्टर सीक्वेंसेस के साथ जोड़ते हैं। अब ये वेक्टर व अडेप्टर सीक्वेंसेस तो हमारे द्वारा ही सिंथेसाइज की जाती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, तो हमें इनकी सीक्वेंसेस मालूम होती हैं। इसके लिए हम इनके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया 4 भिन्न ट्यूब्स में आरंभ होती है, जिसमें PCR रिएक्शन की तरह हम सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट DNA यानी कि जिसकी सीक्वेंस हमें पता करनी है कि कई मॉलिक्यूल, फिर चारों DNTP जो कि DATP, DCTP, DGTP व DTTP हैं, प्राइमर तथा DNA पॉलीमरेज जो इन DNTPs का प्रयोग कर नई सीक्वेंस बनाएंगे, वह बफर्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक ट्यूब में एक ही प्रकार का DDNTP जो कि मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है ऐड किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट ट्यूब में अगर DDATP डाला तो सेकंड ट्यूब में DDCTP, थर्ड में DDGTP व फोर्थ में DDTTP ऐड करेंगे। अब रिएक्शन स्टार्ट होती है व DNA पॉलीमरेज प्राइमर के 3 प्राइम ग्रुप OH ग्रुप से आरंभ करके सिंगल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट की नई सीक्वेंस बनाना आरंभ करता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अब हम यहाँ एक उदाहरण देख रहे हैं। मान लीजिए कि अननोन DNA सीक्वेंस ये है जो मैंने यहाँ दिखाया है। अब DDATP वाली ट्यूब में 2 प्रकार के ATP हैं, DATP व DDATP। सो इस दिए गए टेम्पलेट सीक्वेंस में जितने भी थायमीन या T बेस प्रेजेंट है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जब बनेगी तो T बेस का कॉम्प्लीमेंट्री A आना चाहिए। अब हमारे पास 2 तरह के A मौजूद है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 5 प्राइम से 3 प्राइम नए DNA की सिंथेसिस में T के अगेंस्ट में, हर पोजीशन T के अगेंस्ट में कोई भी DDATP या DATP आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि DNA पॉलीमरेज DATP व DDATP में फ़र्क नहीं कर सकता। पर जहाँ भी DNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस में DDATP ऐड हो गया, वो सीक्वेंस वहीं टर्मिनेट हो जाएगी, आगे एक्सटेंड नहीं करेगी। इसलिए हर T बेस को जो DNA टेम्पलेट में मौजूद है, यहाँ दी गई प्रोबेबिलिटी से DDATP के अगेंस्ट पेयर करके चेन टर्मिनेट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ दिखाई हैं। सो फर्स्ट ट्यूब से 1 बेस, 9 बेस, 14, 20, 21, 23 व 27 बेस पेयर के PCR प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप DDCTP वाली ट्यूब में देखें तो हमें विभिन्न साइजेस के PCR प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार DDGTP ट्यूब से हमको विभिन्न प्रकार के PCR प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार DDATP वाली ट्यूब से हमको विभिन्न प्रकार के PCR प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये सभी PCR प्रोडक्ट यूनिक हैं, अलग अलग साइजेस के हैं। अब हम इन चारों ट्यूब्स के PCR प्रोडक्ट को एक यूरिया वाले पॉलीएक्रिलामाइड जेल में रन करेंगे, जो इन PCR प्रोडक्ट्स को 1 बेस के डिफरेंस पर भी सेपरेट कर सकता है, जैसा कि इस कार्टून फिगर में मैंने दिखाया है। अब सीखते हैं कि इस जेल से DNA की सीक्वेंस कैसे प्राप्त करें। हम सबसे छोटे PCR प्रोडक्ट से, जो कि जेल में सबसे नीचे या बॉटम पर है, शुरुआत करते हैं व चारों लेन्स में असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटे से शुरू करके सबसे बड़े साइज़ की ओर जाएंगे, जैसा मैंने एरोज से यहाँ दिखाया है। तो ये हमारी सीक्वेंस बनती है, जो मैंने ऐसे PCR प्रोडक्ट की सीक्वेंस के लिए लिखी है। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में है। अब चूंकि ये PCR प्रोडक्ट की सीक्वेंस टेम्पलेट से कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो टेम्पलेट की सीक्वेंस प्राप्त करने के लिए हमें इस PCR प्रोडक्ट की सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में चेंज करना होगा। ये हमारी टेम्पलेट सीक्वेंस है, पर टेम्पलेट सीक्वेंस जो प्राप्त हुई वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में प्राप्त हुई है। इसको रिवर्ट करने से हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल DNA सीक्वेंस है। इस पिक्चर में आप सैंगर टेक्निक की ओरिजिनल जेल देख रहे हैं। इस प्रक्रिया में बैंड्स के डिटेक्शन के लिए
रेडियो एक्टिव DDNTPs व ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का प्रयोग किया गया था, जो अब फ्लोरेसेंटली लेबल DNTPs द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। सैंगर सीक्वेंसिंग ओरिजिनली काफ़ी मेहनत का काम था। 1987 में अप्लाइड बायो सिस्टम इनकॉर्पोरेशन ने इस टेक्निक को फुली ऑटोमेटेड कर दिया। अब फ्लोरेसेंटली लेबल DDNTPs का प्रयोग किया जाता है व प्रत्येक DNTP का फ्लोरेसेंट कलर अलग होता है ताकि उनको क्रोमेटोग्राम में आसानी से पहचाना जा सके। बड़े यूरिया जेल की जगह पॉलीएक्रिलामाइड से भरी कैपिलरी ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है व एक साथ 96 कैपिलरीज यानी कि आप 96 सैंपल्स की सीक्वेंसिंग एक साथ कर सकते हैं। जब PCR प्रोडक्ट इन कैपिलरीज में मूव करते हैं तो लेज़र किरणें इनके फ्लोरेसेंट डाई को एक्टिवेट करती हैं व सॉफ्टवेयर इनको डिटेक्ट करके इनसे एक क्रोमेटोग्राम बनाता है। तो ये दोस्तों, अब सैंगर सीक्वेंसिंग हमने सीख ली। इसके सीखने के बाद इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए व मुझे इनके उत्तर कमेंट्स में दीजिए या फिर मेरे अगले वीडियो में दिए गए उत्तरों से मैच करिए। आशा करती हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया व कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा अगला वीडियो ट्यूटोरियल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स व रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के बारे में होगा। फिर मिलेंगे कुछ नई प्रॉब्लम्स को लेकर जो आप सीखेंगे व सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय व धन्यवाद।